सियासत है इस वक्त अपने चरम पर है और यही वजह है कि पूरे राष्ट्र की नजर इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी सुर पर टिकी हुई है। और अब आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास आखिर वो कौन कौन से विकल्प मौजूद है या फिर बचे हुए हैं और इन विकल्पों को चुनने में उन्हें कौन सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, यह समझना जरूरी है। अब आपको बताते हैं दरअसल पहला विकल्प क्या है, यह आपके सामने है। बच्चू कडू की पार्टी का में विलय करना, यह पहले विकल्प के तौर पर है, लेकिन इसकी मुश्किल यहां पर किस तरह से सामने आती है। दरअसल बच्चू कडू अध्यक्ष पद यहां पर क्या छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे यह सामने आ जाता है और बीजेपी में विलय, यह दूसरा विकल्प जरूर यहां पर एकनाथ शिंदे के सामने है, शिंदे गुट के सामने है, लेकिन बागी गुट में कुछ एमएलए के विरोध की आशंका यहां पर बरकरार है। वो इसका विरोध कर सकते हैं कि हम शिवसेना से अलग होकर बीजेपी गुट में शामिल नहीं होंगे। तीसरा विकल्प भी यहां पर सामने है शिंदे गुट के लिए, एमएनएस के साथ में विलय, यानी कि उनके साथ में विलय करना, लेकिन राज ठाकरे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। यहां पर यह सबसे बड़ी मुश्किल सामने नजर आती है। और इसके अलावा चौथा विकल्प भी आपके सामने है कि सभी एमएलए इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़े। यह एक बड़ा विकल्प यहां पर जरूर सामने आता है, लेकिन चुनाव में जाने पर हार का खतरा भी यहां पर मंडराता हुआ नजर आता है। ऐसे में एक बार फिर से उसी विश्वास को जनता के सामने पेश करना और अपने गुट में शामिल करना बड़ी मुश्किल के तौर पर दिखाई देता है। तो आप देखिए किस तरह से शिंदे गुट के पास ये तमाम विकल्प हैं और विकल्प के बाद ये सारी मुश्किलातें भी सामने आती हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है गुवाहाटी से, रीमा आपकी तरफ। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर सबीना में जरा दर्शकों को अपडेट कर दूं। कल विधायक उदय सामंत जब यहां पे पहुंचे थे गुवाहाटी के होटल में, तो बागी विधायकों की संख्या 51 हो गई थी। अब दावा शिंदे खेमा से ये किया जा रहा है कि 2 ऐसे और बागी हो चुके हैं विधायक जो कि मुंबई में है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, वरना आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का खतरा बहुत ज्यादा है और इस लिहाज से अभी उन 2 नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन यहाँ आने की संभावना है क्योंकि शिंदे को अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिप्टी स्पीकर को ही वो पावर बरकरार रखा जिसके जरिए वो 16 विधायकों पे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक का ही वक्त है जब बाकी विधायकों को वहां जाकर अपना जवाब देना है। अगर वो नहीं जाते हैं तो खतरा है और इसलिए शिंदे चौतरफा अब राहों पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि और भी विधायक अगर मेरे खेमे में आ जाते हैं तो सीटों की संख्या कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधायक अगर कम हो जाते हैं 16 तो खतरा बरकरार रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है, हमारे सहयोगी दिवाकर के जरिए ये खबर मिल रही है, जहां 2 ऐसे बागी विधायक हैं जो मुंबई से हजारों किलोमीटर दूरी का सफर तय करके यहां पहुंच सकते हैं, यानी गुवाहाटी के इस होटल में शिंदे खेमा में शामिल हो सकते हैं। और एक बार फिर से हम आपको सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। शिवानी इस वक्त मेरे साथ है और शिवानी, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? अभी तक का सियासी हाई प्रोफाइल सुनवाई शुरू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। जी रीमा, लगातार हलचल यहाँ पर तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि सबकी नजरें यहीं पर टिकी हुई है, फिर चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे, क्योंकि यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई हैं और उस पर लेकर सुनवाई अब होगी। सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है कोर्ट द्वारा, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। लेकिन साथ साथ क्या क्या पेच ऐसे हैं, कौन कौन से दांव अभी तक जो शिंदे ने खेले हैं और पेच कहाँ पर फंस रहा है, सबसे पहले दर्शकों को हम वो दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। 144 घंटे का वक्त, 2700 किलोमीटर की दूरी, 2 पावर सेंटर के बीच द्वंद्व, 34 विधायकों की बगावत, अधर में सियासी अंजाम। एक 144 घंटे से जारी महाराष्ट्र की सियासी तकरार का एक पावर सेंटर मुंबई में है, तो दूसरा 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में। उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी बागियों को मनाने की कोशिश होती है, तो कभी सख्त एक्शन वाला नोटिस भेजा जाता है। बागियों को लेकर शिवसेना का रुख सख्त और तीखा बरकरार है। संजय राउत ने एक बार फिर से बागी विधायकों को चुनौती दी। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे।
आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे मोर्चे पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ ठाकरे परिवार का तेवर भी बरकरार है। महाराष्ट्र के लोगों में सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की एंट्री भी हो गई है। केंद्र सरकार ने शुरुआत में बगावत का बिगुल बजाने वाले 15 विधायकों को Y+ सुरक्षा मुहैया कराई है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ सबसे पहले मुंबई छोड़ा था। अब इनको उद्धव ठाकरे की तरफ से अयोग्यता का नोटिस भेजा गया है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिवसैनिकों के हमलों के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। शिवसेना के बागी विधायक सदा सरवणकर के घर पर अब सेंट्रल एजेंसीज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस समय न्यूज 18 इंडिया मुंबई के दादर इलाके में है और दादर इलाके में ही सदा सरवणकर जो शिवसेना के विधायक हैं अब बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसी की जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कोई भी अनहोनी या फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए सदा सरवणकर के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा सीआरपीएफ ने की है और साथ ही साथ घर के बाहर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर आने की कोशिश ना करें। इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिंदे कैंप के विधायकों को सुरक्षा देने के लिए चिट्ठी लिखी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समर्थक समर्थन और विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट कानूनी दांव पेच चलाने की चर्चा में जुटा है। इधर अयोग्यता का नोटिस पा चुके 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बागी विधायक कोर्ट में शिवसेना विधायक दल के नए नेता के फैसले को भी चुनौती देंगे। ऐसे में सवाल ये कि इस सियासी युद्ध का अंजाम क्या होगा। कोई हार मानने को तैयार नहीं। शिंदे के पास 2/3 का समर्थन है, तो देरी क्यों? क्या कोई और दांव चलने वाले हैं शिंदे? शिवसेना वर्सेस शिवसेना, अब ये पूरा मामला संविधान और कानूनी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। संविधान के शेड्यूल 10 के मुताबिक अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसे हर हाल में दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे और उनके गुट में किसी भी विधायक ने कोई भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। यही वजह बताया जा रहा है कि शेड्यूल 10 उद्धव ठाकरे गुट के लिए सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। इस सियासी तकरार के बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने सीधा राज्यपाल को निशाने पर लिया। माननीय राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को जो आज सिफारिश की है, आपके मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति राजवट लगाई जाए, तो ये उसका मेन कारण हो सकता है। ये किसी को बचाने के लिए नहीं, शिवसेना को महाराष्ट्र से खत्म करने का ये जो प्लान जो बीजेपी ने बनाया है, उसके पीछे की ये सब राजनीति है और ये षड्यंत्र है।
डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। साथ ही एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था। शिंदे गुट का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए विधायकों को कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। खबर यह भी है कि 30 जून तक गुवाहाटी में होटल की बुकिंग बढ़ा दी गई है। इसका मतलब शिंदे फिलहाल मुंबई नहीं जाने वाले। तो देखा आपने किस तरीके से शिंदे गुट लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है और साथ साथ हमने देखा गुवाहाटी में किस तरीके से अभी भी जो आने का सिलसिला है विधायकों का वो थमा नहीं है। और आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर याचिका डाली गई है। जो अयोग्यता का नोटिस डिप्टी स्पीकर द्वारा तमाम विधायकों को दिया गया था उसको लेकर उसके खिलाफ ये याचिका डाली गई है क्योंकि ये कहा गया है उस याचिका में कि डिप्टी स्पीकर जिनके खिलाफ पहले से ही एक प्रस्ताव लंबित है उनको हटाने को लेकर ऐसे में उनके क्षेत्राधिकार में ये नोटिस देना नहीं आता है, तो ऐसे में नोटिस को रद्द किया जाना चाहिए। और साथ अजय चौधरी को जिस तरीके से नेता सदन बना दिया गया है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन साथ साथ क्या क्या दांवपेच अभी तक लगाए शिंदे गुट ने और क्या विकल्प अब उनके पास रह गए हैं, सीधे चलते हैं आपको स्टूडियो ले चलते हैं जहाँ पर सबीना इस वक्त मौजूद है, वो आपको समझाएंगे। देखिए, बगावत एक बहुत बड़ा कदम होता है सियासत में, खासतौर से जब पार्टी सत्ता पक्ष पर हो, लेकिन विकल्प सामने होते हैं तब बागी ये फैसला करते हैं कि एक बड़ी बगावत यहां पर सामने की जा सकती है। और एकनाथ शिंदे गुट का जिक्र करें तो बगावत अगर की गई है तो क्या क्या विकल्प यहां पर उनके सामने रहे हैं, अब वो डिटेल से आपके सामने रखते हैं क्योंकि यहां पर जो डिटेल अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये वो विकल्प हैं जिन पर आगे विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन याचिका का भी जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका, पहली याचिका, दूसरी याचिका एकनाथ शिंदे की तरफ से बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई को चुनौती यहां पर है। दूसरी याचिका भरत गोगावले यानी कि अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने को चुनौती है। यह सुप्रीम कोर्ट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज कानूनी दांवपेचों से होकर यह पूरा मामला आगे गुजरता हुआ नजर आता है। एकनाथ शिंदे पहली याचिका में ही डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है, वो पॉइंट्स यहां पर बता रहे हैं जो बड़े तौर पर यहां पर शामिल किए गए हैं। भरत गोगावले दूसरी याचिका, सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाने को चुनौती दी गई है। इसी पर जो है वो दलीलें आज दोनों पक्षों की तरफ से यहां पर सामने आएगी और इन्हीं जो दलीलों के सामने आगे की जो पूरी रूपरेखा नजर आएगी वो यहां पर दिखाई देती हुई नजर आती है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। शिवसेना में अब तक की ये सबसे बड़ी रार और इसीलिए ठाकरे परिवार में है ये पूरी दुविधा की घड़ी कि आखिर आगे कैसे होगा, क्या विकल्प उन लोगों के पास मौजूद हैं, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बगावत है ना सिर्फ ठाकरे परिवार के खिलाफ बल्कि शिवसेना में ये इतनी बड़ी रार जो कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में किस किस तरह के विकल्प बचे हैं, सरकार आगे आखिर किसकी रहने वाली है, किसकी बचने वाली है, किसकी बनने वाली है, तमाम ये नए सवाल अब भी महाराष्ट्र में उमड़ते घुमड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह के हैं विकल्प, एकनाथ शिंदे आखिर कैसे लगाएंगे महाराष्ट्र की वैतरणी पार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा? क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे? किन विकल्पों से पार होगी सियासी वैतरणी? महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो दांव एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खेला है उसमें विरोधी को चित करना उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। असल में शिंदे की बगावत का ये दांव इतना उलझाऊ हो गया है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है, किन विकल्पों के सहारे वो अपनी मंशाओं में कामयाब हो सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चू कडू की पार्टी प्रहार में विलय। बच्चू कडू अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में उनकी टीम में मौजूद हैं। अगर एकनाथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय होते हैं तो यहाँ एक सवाल है,
और वो ये, बच्चू कडू आसानी से अपनी पार्टी के प्रमुख का पद नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ भले ही बागियों की फौज खड़ी है, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंस गया है कि उन्हें हर विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है। शिंदे के पास दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ विलय, लेकिन चुनौती ये है कि शिंदे की टीम के 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बोल रहे हैं। अगर कुछ विधायक बीजेपी के साथ नहीं गए तो एकनाथ शिंदे की टीम में दरार आ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा। शिंदे के पास तीसरे विकल्प की कहानी भी समझ लीजिए। शिंदे चाहें तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन यहां भी सवाल यही होगा कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा, राज ठाकरे या एकनाथ शिंदे। इसके अलावा अगर चुनाव के हालात बनते हैं तो शिंदे के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो ये कि सारे विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ें, जीतने के बाद किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन यहां चुनौती ये है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे की ही टीम को फायदा होगा। यानी शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शेड्यूल 10 में फंस गए हैं। अब उनको किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना ही होगा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में लंबी उथल पुथल अभी बाकी है।